नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे थे, इसमें भी मैंने 50 प्रश्न लिए हैं और ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आखिर तक देखिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, गुप्त शासकों के विषय में पुराणों से जानकारी प्राप्त होती है। कौन से प्रमुख पुराण हैं जो गुप्तों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं? तो देखिए, गुप्त वंश को जानने का जो प्रमुख स्रोत है उनमें से पुराण भी महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से प्रमुख पुराण हैं ये आपको बताना है। तो एक तो है वायु पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, एक याद रखेंगे ब्राह्मण पुराण। तो वायु पुराण, इसको कैसे याद रखेंगे? वायु गुप्त होता है। वायु कैसा होता है? गुप्त होता है, उसको कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, वायु गुप्त होता है। वैसे ही विष्णु पुराण को कैसे याद रखेंगे? विष्णु गुप्त ऐसे याद रख सकते हैं। तो वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, ये कुछ महत्वपूर्ण पुराण है जिनसे अपने गुप्तों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा और भी पुराण हैं जिनसे गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेष करके वायु और विष्णु पुराण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों से भी गुप्त शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये विदेशी वृत्तांतकार कौन थे? विदेशी वृत्तांतकार मतलब कि गुप्तों के समय में जो विदेशी भारत आए या गुप्त शासकों के बाद, तो उन्होंने जो है गुप्त शासकों के विषय में लिखा। तो कौन कौन से थे? एक तो था फाहयान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर भारत आया हुआ था, फाहयान। दूसरा याद रखेंगे वेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर भारत आया था। एक और नाम याद रखेंगे जिसको अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, वो है सुंग युन। क्या नाम है? सुंग युन। ये जो सुंग युन है ना, ये परवर्ती गुप्त शासकों के समय में भारत आया था, लगभग 510-20 के आसपास, 510 और 20 के आसपास ये जो है भारत की यात्रा किया था। किसने? सुंगयुन ने। तो पहला नाम फाहयान, दूसरा वेनसोंग, तीसरा याद रखेंगे सुंगयुन। सुंगयुन जो है ना, फाहयान और वेनसोंग के बीच आया हुआ था। पहले फाहयान आया, फिर सुंगयुन आया, फिर वेनसोंग आया। तो इनसे जो है मतलब इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के विषय में लिखा, मतलब कि गुप्त शासकों के विषय में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस गुप्त शासक को दिया जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय तो ये कहा जाता है कुमारगुप्त। देखो, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये कहाँ से पता चलता है? तो वेनसोंग के यात्रा वृत्तांत से। वेनसोंग ने ये बोला है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो कुमारगुप्त था उसने कुछ वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में बिताए थे, वहां रहकर उसने पढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहयान द्वारा भारत यात्रा का वृत्तांत किस ग्रंथ में लिखा गया था? मतलब इसके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? तो याद रखना, फो क्यों की, इसके यात्रा वृत्तांत का नाम फो क्यों की। फाहयान के यात्रा वृत्तांत का नाम फोक्यो की। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसोंग के अनुसार हुण शासक मिहिर कुल को किस गुप्त शासक ने परास्त किया था? देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हुणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के टाइम पर हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह से परास्त भी किया था। तो एक हुण शासक है मिहिर कुल, मतलब था, हुण शासक था मिहिर कुल। तो चीनी यात्री वेनसोंग के अनुसार ये मिहिर कुल किस गुप्त शासक के समकालीन था? तो एक परवर्ती गुप्त शासक हुआ नरसिंह गुप्त। क्या नाम था? नरसिंह गुप्त, जिसकी उपाधि थी, यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, कुछ का कुछ लिख दे रहा हूँ मैं। तो नरसिंह गुप्त, और इसकी उपाधि मिलती है बालादित्य, नरसिंह गुप्त बालादित्य। तो वेनसोंग के अनुसार नरसिंह गुप्त बालादित्य ये मिहिर कुल का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दिग्विजयों के विषय में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? देखिए, समुद्रगुप्त, उसके दिग्विजयों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से होती है, लेकिन उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दिग्विजयों के विषय में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो यह है उदयगिरि अभिलेख। उदयगिरि अभिलेख याद रखना, इसमें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जितने भी विजय अभियान थे उनका उल्लेख किया गया है। उदयगिरि गुहा लेख है, ये गुफा में लिखा गया है, तो उदयगिरि गुहा लेख कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है,
स्कंदगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया गया था, कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। तो ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ जो कि गुजरात में है और उसी के आसपास में सुदर्शन झील भी है, तो जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया और वहाँ एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त द्वारा सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किसे सौंपा गया था? तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि पर्णदत्त ये जो है अपना क्या कहते हैं सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति था, गवर्नर था। इसका बेटा था चक्रपालित। तो स्कंदगुप्त ने चक्रपालित को ही सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का काम सौंपा था, इसको टेंडर दिया था, एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो गुप्तकालीन अभिलेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और अगर लिपि पूछा जाता है तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। अगर संस्कृत में भी ना एकदम विशुद्ध संस्कृत, आज जैसा संस्कृत है वैसा नहीं, एकदम विशुद्ध संस्कृत का प्रयोग मिलता है और लिपि थी ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्राप्त अभिलेखों में किस संवत का प्रयोग किया गया है? तो एकदम इजी क्वेश्चन होना चाहिए। तो जो गुप्तकालीन शासक थे ना, वो खुद के द्वारा शुरू किए गए गुप्त संवत का ही प्रयोग करते थे। उस समय जो है शक संवत, विक्रम संवत, मालव संवत ये सब भी चलता था। हालांकि मालव संवत और विक्रम संवत दोनों एक ही है, तो ये सब भी चलता था। विशेष करके जो मालव संवत है ना, मालव संवत अथवा विक्रम संवत, वो काफ़ी चलता था। लेकिन जो गुप्त शासक थे उन्होंने अपने संवत की शुरुआत की थी और वही इनके अभिलेखों, इनके सिक्कों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासकों द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में बहुत सारे स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इन्होंने तो खाली सोने के ही सिक्के जारी किए थे और बहुत अधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी करने से ये पता चलता है कि ये लोग कितने समृद्धशाली रहे होंगे। तो इन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इनको बोला जाता था दिनार। ध्यान रखना, दिनार बोला जाता था स्वर्ण सिक्कों को। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में रूपक अथवा रुपयक किस धातु के बने सिक्के होते थे? रूपक अथवा रुपयक, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि रूपक अथवा रुपयक चांदी के सिक्के को बोला जाता था। चांदी अथवा इसको बोलेंगे हम रजत चांदी दोनों एक ही है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था उसने रूपक अथवा रुपयक नामक सिक्के शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सिक्कों को मासक कहा जाता था? मासक, किस प्रकार के सिक्कों को कहा जाता था? तो ताम्र सिक्कों को, तांबे के बने सिक्कों को मासक कहा जाता था। तो तीन धातु, तो स्वर्ण सिक्के को दिनार बोला जाता था, चांदी के सिक्कों को रूपक अथवा रुपयक बोला जाता था, तांबे के सिक्कों को मासक बोला जाता था। तीनों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे बड़ा ढेर मतलब कि गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों का जखीरा बोले, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान में एक स्थान है बयाना। तो यहाँ से जो है स्वर्ण सिक्कों का एकदम ढेर प्राप्त हुआ है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के कहाँ से? बयाना राजस्थान से। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा गुप्तों के अधीन रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में, अच्छा हाँ 15वां क्वेश्चन है ना, अजंता के किन गुफाओं का संबंध गुप्त काल से माना जाता है? तो अजंता की गुफाओं का संबंध गुप्त काल से माना जाता है, लेकिन सभी गुफाएं गुप्तकालीन नहीं है। केवल और केवल गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्त काल की है। ध्यान रखना, गुफा संख्या 16, 17 गुप्तकालीन है। अगला क्वेश्चन है, किन अभिलेखों में गुप्त वंश का प्रथम शासक अथवा संस्थापक घटोत्कच को माना गया है? तो देखिए, वैसे ना बहुत सारे अभिलेखों में तो श्रीगुप्त का नाम मिलता है, वहीं कुछ में चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है, लेकिन कुछ अभिलेख हैं जिनमें श्रीगुप्त के स्थान पर घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक माना गया है। तो कौन कौन से वो अभिलेख हैं? तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो पहला तो आपको याद रखना है, प्रभावती गुप्त का पूना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्र। प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिसका विवाह हुआ था वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ। तो प्रभावती गुप्त का पूना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्र, इसमें जो है अपने घटोत्कच को प्रथम शासक बोला गया है। इसके अलावा स्कंदगुप्त का पूर्णिया लेख,
जिसमें गुप्त शासकों की वंशावली घटोत्कच से शुरू होती है। इसके अलावा जितने भी अभिलेख हैं ना उसमें श्रीगुप्त का नाम भी मिलता है, लेकिन ये दो हैं जिसमें घटोत्कच को आदि पुरुष बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के समय की महत्वपूर्ण घटना किसे मानी जाती है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना। यह महत्वपूर्ण घटना थी, ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया था तो इसलिए मैंने लिया। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था किस प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम वो लिच्छवी कुल की राजकन्या कुमार देवी से विवाह करता है जिससे इसकी शक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था, यह कैसे प्रमाणित होता है? मतलब ये विवाह किस प्रकार से प्रमाणित होता है? तो देखो, चंद्रगुप्त प्रथम ने जब लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया तो कई सारे सिक्के जारी किए थे। उन सिक्कों के आधार पर पता चलता है कि इसने लिच्छवी कुल की राजकन्या से विवाह किया था। ये सिक्के किस टाइप के थे वो आप लोगों को याद रखना है कि एक तो कुमार देवी प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्रकार का सिक्का, एक राजा रानी प्रकार का सिक्का जारी किया गया, एक लिच्छवी प्रकार का लिच्छवी प्रकार का सिक्का जारी किया गया, एक विवाह प्रकार का सिक्का जारी किया गया। तो इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की राजकन्या से विवाह किया था। इस प्रकार के ना कुल 25 सिक्के प्राप्त हुई हैं, 25 सिक्के, मतलब जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की राजकन्या कुमार देवी से विवाह किया था। टोटल 25 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। वही एक चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ है जिसमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की राजकन्या कुमार देवी से विवाह किया था। तो टोटल हो जाता है 26, 25 सोने के और एक चांदी का। इसीलिए बोला जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही प्रथम गुप्त शासक था जिसने चांदी का सिक्का जारी किया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ना प्रयाग प्रशस्ति से भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था, क्योंकि इसमें जो है समुद्रगुप्त को बोला गया है कि वो लिच्छवी कन्या से उत्पन्न हुआ है। तो एक क्वेश्चन को मैंने शायद बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य प्राप्त हुआ? तो वैशाली। ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम को मिल गया वैशाली, मतलब इस पर उसका आधिपत्य हो गया वैशाली। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी से उत्पन्न हुआ पुत्र था, यह किस प्रकार स्पष्ट होता है? तो समुद्रगुप्त की माता कौन थी? लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी। कहाँ से पता चलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। क्या बोला गया है? लिच्छवी दौहित्र, मतलब समुद्रगुप्त को बोला गया है लिच्छवी दौहित्र। इसका मतलब होता है लिच्छवी कुल की राजकन्या से उत्पन्न पुत्र। तो ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त की माता थी, और इसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की राजकन्या से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? उसका प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, इसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है, क्योंकि प्रयाग आज तो मतलब जो इलाहाबाद को अब प्रयागराज बोला जाता है, पहले उसको इलाहाबाद बोला जाता था। लेकिन ये जो प्रयाग प्रशस्ति है या इलाहाबाद प्रशस्ति है, ये पहले कौशाम्बी में थी। ये मूलतः ना जो अपने क्या कहते हैं मौर्य शासक अशोक, उसके द्वारा कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। उसी के नीचे फिर मतलब कि जो अशोक का जो लेख था प्रयाग स्तंभ लेख, उसी के नीचे फिर समुद्रगुप्त ने अपना लेख खुदवा दिया। तो दोनों एक ही में है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद के स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति मूलतः किस स्थान पर खुदवाया गया था? तो ये जो है कौशाम्बी में खुदवाया गया था। ध्यान रखेंगे, कौशाम्बी में खुदवाया गया था समुद्रगुप्त द्वारा, और इसको जो है अशोक उसने यहीं पर अपना अभिलेख भी खुदवाया था। और उसी अभिलेख में मतलब एक ही चट्टान था, एक ही शिला था, एक ही स्तंभ था। मान लीजिए ऊपर में जो है अशोक का अभिलेख खुदा हुआ है और उसके नीचे में समुद्रगुप्त का अभिलेख खुदा हुआ है। तो ये कौशाम्बी में था। आगे चल करके फिर अकबर वो फिर जो है इसको कौशाम्बी से निकलवा करके इलाहाबाद में ला करके स्थापित करवाता है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति में किस भूतपूर्व शासक का लेख मिलता है?
तो अशोक का इसमें लेख मिलता है। अशोक का लेख ऊपर में है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और पाली भाषा में है, और समुद्रगुप्त का जो लेख है वो नीचे में है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में है। तो ध्यान रखेंगे अशोक उसी में जो है समुद्रगुप्त ने भी लिखवाया, कौशाम्बी में था ये। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति को किसने कौशाम्बी से इलाहाबाद में स्थापित करवाया था? तो ये अकबर था। अकबर जो है इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आता है। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति में किस मुगल शासक का लेख प्राप्त हुआ है? तो जहांगीर जो अकबर का बेटा था उसने जो है इस प्रयाग प्रशस्ति में कुछ लिखवाया था। अगला क्वेश्चन है हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा और किस लिपि में लिखा गया है? तो हरिसेन जिसने प्रयागराज की स्थापना की थी, मतलब प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी कौशाम्बी में, तो ये जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ मैंने लिखा भी था कि जब चीनी यात्री वेनसोंग जब ये प्रयाग गया हुआ था तो वहाँ पर उसको इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग स्तंभ लेख नहीं दिखा था, उसके बारे में वो कोई जिक्र नहीं करता है। वहाँ होता तब तो दिखता ना, क्योंकि उस समय तक वो तो कौशाम्बी में रहा होगा, प्रयाग तो बाद में लाया गया अकबर द्वारा, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत की किस शैली में रचा गया है? तो ये चंपू शैली है, ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है चंपू शैली। चंपू शैली क्या होता है? तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है, पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति, तो इसको चंपू शैली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है किस स्थान से समुद्रगुप्त का खंडित अवस्था में लेख प्राप्त हुआ है? तो समुद्रगुप्त का खंडित अवस्था में लेख प्राप्त हुआ है एरण से, एरण खंडित अवस्था में मतलब टूटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को उसके किस अभिलेख में पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है और जो प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था? मतलब कि जो समुद्रगुप्त है उसको पृथु, राघव आदि राजाओं के समान दानी बताया गया है, और जो खुश होता है तो कुबेर के समान होता है, मतलब कि धन लुटाता है, और जब रुष्ट होता है, नाराज होता है, तो यमराज के समान होता है। तो ये कहाँ बोला गया है ऐसा समुद्रगुप्त के बारे में? तो एरण अभिलेख में, जो खंडित अभिलेख प्राप्त हुआ है ना समुद्रगुप्त का, तो वहाँ पर ये सारा कुछ बोला गया है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो ये एरण अभिलेख से दत्त देवी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे, यह किस प्रकार प्रमाणित होता है? तो समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इसी से इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये संगीत प्रेमी था और खुद वीणा बजाने में माहिर रहा होगा। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के समय कांची के किस शासक को परास्त किया था? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को परास्त किया था। शुरुआत उसने की थी कौशल के नरेश महेंद्र सेन से, और इसी बीच वो जो है कांची के शासक को भी परास्त करता है। तो कांची में उस समय पल्लव वंश के शासक विष्णुगोप शासन कर रहे थे, इसको परास्त किया था विष्णुगोप, ध्यान रखना विष्णुगोप पल्लव शासक था। अगला क्वेश्चन है अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में एक छोटा सा युद्ध किया जिसमें उसने 3 शक्तियों को पराजित किया। यह 3 शक्तियां कौन सी थी? तो सबसे पहला उसका जो विजय अभियान था गंगा यमुना के दोआब में था, मतलब उत्तर भारत में 3 शासकों को परास्त किया। पहला था अच्युत, दूसरा था नागसेन, तीसरा था कोतकुलज। ये जो कोतकुलज है ना, ये राजा का नाम नहीं है, ये तीसरे राजा का नाम नहीं मिलता है, उसको उसके वंश का नाम मिलता है। तो ये 2 तो नाम है, अच्युत और नागसेन नाम है, लेकिन ये जो है ना कोतकुलज, मतलब कि कोत वंश का राजा, कोतकुल का राजा, ऐसा। तो ये तीनों का नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त किया गया था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति में इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति के 19वें और 20वें पंक्तियों में, प्रयाग प्रशस्ति के 19वें और 20वीं पंक्तियों में पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों को परास्त किया था। बकायदा उनका नाम मिलता है, उनके राज्य का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के पश्चात आर्यावर्त के कितने राजाओं को परास्त किया? तो दक्षिणापथ में 12 राजाओं को परास्त करने के बाद जब वो वापस आता है तो
आर्यावर्त मतलब कि उत्तर भारत या कहीं गंगा यमुना के दोआब में फिर से वो विजय अभियान करता है और इस बार वो 9 शासकों को परास्त करता है। तो इसने बहुत सारे राजाओं को परास्त किया था। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था? पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि श्रीलंका का शासक जिसने समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध मंदिर बनाने की आज्ञा मांगी थी तो वो था मेघवर्मन, ध्यान रखना। तो ये समुद्रगुप्त का समकालीन था श्रीलंका का शासक। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस अभिलेख में अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है? तो किस अभिलेख में ये कहा गया है? तो ये आप लोगों को याद रखना है प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रलेख में। प्रभावती गुप्त जो कि समुद्रगुप्त की पोती थी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, तो इसने जो है अपने दादा के विषय में लिखा है पूना ताम्रपत्र में अनेकाश्वमेध याजिन मतलब अनेक अश्वमेध यज्ञों को करने वाला। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की राजधानी कहाँ थी? तो समुद्रगुप्त की राजधानी थी पाटलिपुत्र। जो इसका पुत्र होगा ना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, वो फिर राजधानी को उज्जैन स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित खाद्यट पाकिक किस विभाग का प्रमुख अध्यक्ष था? तो ये प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है खाद्यट पाकिक नामक किसी अधिकारी के विषय में। तो ये जो है प्रधान रसोइया था या फिर कहें समुद्रगुप्त का जो रसोई था उसका प्रधान अधिकारी था। तो समुद्रगुप्त के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करने की जिम्मेदारी खाद्यट पाकिक की होती थी और ये देखना भी इसका काम होता था कि कोई राजा को जहर वहर दे करके न मार डाले। तो ये प्रधान अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय संधि विग्रहिक और महादंडनायक के पद पर था, कहाँ से ज्ञात होता है? तो देखो हरिसेन के विषय में ना केवल और केवल प्रयाग प्रशस्ति से ही पता चलता है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति से ही जानकारी मिलती है कि वो संधि विग्रहिक और महादंड नायक था, साथ साथ वो कुमार मात्य भी था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने का शौक था? तो वीणा, जो उसके सिक्कों में दिखाया गया है उसको वीणा बजाते हुए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अच्छा, ये जो विक्रमादित्य है ना बहुत सारे शासकों द्वारा धारण की गई थी। मैं कोशिश करूंगा इस पर एक वीडियो बनाऊं कि किन किन शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम क्या मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दूसरा नाम था देव नाम भी इसका मिलता है। इसको जो है देवगुप्त बोला गया है, देवराज बोला गया है, देवश्री बोला गया है। तो याद रखना इसका एक नाम था देव। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जितने भी गुप्त शासक थे सभी वैष्णव धर्म को मानते थे। हाँ, परवर्ती कुछ गुप्त शासक शायद बौद्ध धर्म अपना लिए थे, मैं बताऊंगा आगे, लेकिन जो प्रमुख जो शासक थे ना वो सभी वैष्णव मत के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त की माता कुबेर नाग किस वंश से थी? कुबेर नाग, तो ये जो है ना नाग वंश से थी। देखो जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था ना, इसने नाग वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और नाग वंश की राजकन्या कुबेर नाग से विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुई थी। और हाँ ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने मध्य भारत के किस शक्तिशाली राजवंश के से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये वाकाटक थे जिनके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुंतल जो कि कर्नाटक में है कुंतल, तो कुंतल के कदम राजवंश से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, किस राजकुमार से विवाह हुआ था? तो देखो एक तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था अपनी बेटी का विवाह कर दिया वाकाटक नरेश से, और अपने किसी पुत्र के लिए वो जो है कुंतल नरेश कदम्ब राजवंश की पुत्री के साथ विवाह करता है। तो किस राजकुमार के साथ उसने विवाह करवाया था? तो वो था
कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त की जो वाइफ थी या फिर उसकी जो रानी थी वो दक्षिण की थी, कदम्ब राजवंश से संबंधित थी, ध्यान रखना। और कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपना राजदूत बना करके कुंतल भेजा था कदम्ब राजवंश के पास। ये भी याद रखना कि जो कदम्ब राजवंश है ये दक्षिण में है, कर्नाटक में, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रजत मुद्रा जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त प्रथम आपको लगाना है, क्योंकि उसका एक रजत सिक्का प्राप्त हुआ है, चांदी का सिक्का। लेकिन जो अभी तक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ही माना जाता है, क्योंकि उसने बड़ी संख्या में जारी किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई है, तो दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भारत से किन विदेशी शासकों को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भारत से किन विदेशियों के शासन का अंत किया? तो ये शक थे, तो शक शासकों को परास्त कर दिया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, और शकारी की उपाधि धारण की थी। और शकों को परास्त करने के पश्चात ही इसने जो है चांदी के सिक्के चलाए थे। क्यों चलाए थे? क्योंकि जो शक थे ना वो अपने क्षेत्र में चांदी के सिक्के चलाते थे, तो लगभग उसी का अनुसरण करते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा जो पश्चिमी क्षेत्र था जहाँ पर शक शासन करते थे, उसी क्षेत्र से इसने जो है चांदी के सिक्के चलाना शुरू किए थे। लेकिन इसका जो दादा था चंद्रगुप्त प्रथम, उसका भी एक चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है, इसी कारण से उसको भी माना जाता है कि उसने चांदी का पहला सिक्का चलाया था। तो वीडियो जो है यही समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।